अंततः अंता में चुनावी शोर थम गया है। अंता का चुनाव पूरे राजस्थान के लिए एक बड़ा चुनाव बन के निकला है। अंता हालांकि एक विधानसभा है जिसको शायद इस उपचुनाव की घोषणा से पहले राजस्थान में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अब इस उपचुनाव में जो हो रहा है उसको लेके अंता पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय है। जैसा कि आपको ध्यान है, हम हमेशा ये कहते आए हैं कि अंता का ये उपचुनाव राजस्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ऐसा ही कुछ अंता के अंदर इस बार होता हुआ नजर आया। अंता का ये चुनाव क्यों रोचक हो गया? क्योंकि इसमें 4 मुख्यमंत्री, जी हाँ 4 मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान प्रचार करते हुए नजर आए। वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा जहां सड़कों पे नजर आए, अशोक गहलोत सड़क पे नजर आए, वहीं शिवराज सिंह चौहान अंता की जनता से वीडियो के माध्यम से प्रचार करते हुए नजर आए। ये चुनाव में जहां 4 मुख्यमंत्री थे, वहीं 2 उप मुख्यमंत्री, प्रेमचंद बैरवा जो अभी राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, और उनके साथ में चुनाव में नजर आए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, साथ में मतलब अंता में उपचुनाव का प्रचार करते। कितने सांसद मौजूद थे गिना नहीं जा सकता, लगभग सब मंत्री मौजूद थे, सब मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। उम्मीदवार 3 और राजनीतिक दल जो इनका प्रचार कर रहे थे वो 3 से कई ज़्यादा। पहला उम्मीदवार कांग्रेस का प्रमोद जैन भाया, जिसने पूरी जान लगाकर चुनाव प्रचार किया। सबसे पहले कांग्रेस ने टिकट भी प्रमोद जैन भाया को दिया। सबसे लंबा समय अगर किसी के पास प्रचार के लिए मिला तो वो प्रमोद जैन भाया को मिला। प्रमोद जैन भाया के बाद में भाजपा एक जबरदस्त कशमकश के बाद में टिकट घोषणा की गई। मोरपाल सुमन जो वहीं के प्रत्याशी, लोकल प्रत्याशी, सादगी के लिए जानने वाले और वहाँ के लोगों के बहुत नज़दीकी संबंध वाले प्रत्याशी को टिकट देकर भाजपा ने मैदान में उतारा। कांग्रेस से टिकट मांगने वाले, कांग्रेस से टिकट नहीं मिलकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा, जिसने इस पूरे चुनाव का रुख बदल दिया। नरेश मीणा ने ऐसा चुनाव लड़ा कि इस चुनाव के अंदर मैं आपको गिना चुका हूं कि कितने लोगों को जाकर अपनी जान लड़ानी पड़ी। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में इस सरकार के आने के बाद ये पहला उपचुनाव है, इससे पहले भी 7 उपचुनाव हो चुके हैं, लेकिन इतनी जान लड़ाते हुए कोई नजर नहीं आया। राजस्थान के मुख्यमंत्री 6 तारीख को अंता गए, रोड शो किया। 9 तारीख को अंता गए, रोड शो किया। अशोक गहलोत 2 बार अंता गए और निरंतर अंता के टच में बने रहे। सचिन पायलट 2 बार अंता पहुंचे। इसके अलावा और बड़े दिग्गज अंता पहुंचते रहे। नरेश मीणा ने एक बड़ी सभा की, नरेश मीणा ने एक बड़ा रोड शो किया, जिसके अंदर हनुमान बेनीवाल, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री, इसके अलावा और भी कई दिग्गज उस मंच पर नजर आए। मंच के वीडियोस आपने खूब देखे होंगे, पर इस मंच से एक चीज़ नज़र आई, वो ये कि जितने भी बड़े नेता वहाँ मौजूद थे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हल्का हाथ रख रहे थे। हनुमान बेनीवाल भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमलावर नज़र नहीं आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को छोड़कर वसुंधरा राजे, प्रमोद जैन भाया पर ज़बरदस्त हमले किए गए। चुनाव प्रचार थम चुका है। चुनाव
अब इंतज़ार में है कि लोग अपना मतदान करेंगे। लगभग 2,26,000 के आसपास मतदाता है जो वोट डालेगा। मुख्यमंत्री राजस्थान ने 9 तारीख को वैश्य समुदाय से मुलाकात की है, क्योंकि हमने आपसे कहा था अंता में निर्णायक भूमिका ये वैश्य समाज निभा सकता है, जो अभी तक कंफ्यूज है। बड़ी मांगें वसुंधरा जी के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बताई गई, अंता में ये नहीं है, अंता में ये नहीं है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा ओपन जीप में लोगों के सामने उसको नोट किया गया। कांग्रेस ने जब नामांकन भरा था प्रमोद जैन भाया का, तो एक बड़ी सभा की थी। उस सभा को देख के ये कहा जा सकता था कि प्रमोद जैन भाया अंता में मजबूत स्थिति में नजर आ रहे थे, क्योंकि पूरी कांग्रेस एक साथ एक मंच पर मौजूद थी। पर जैसे जैसे समय बीता, भाजपा ने अपने रोड शो किए और नरेश मीणा ने अपनी सभा और रोड शो किया। इसने चुनाव का पूरा रुख बदल दिया। नरेश मीणा की सभा और रोड शो को लेकर हालांकि ये कहा गया कि इसमें ज़्यादातर लोग बाहरी हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बाहरी हैं तो अंता के बाहर के हो सकते हैं, प्रदेश के बाहर के तो नहीं हैं। तो क्या ये चुनाव एक बार फिर हम कह रहे हैं राजस्थान में 2028 को एक नई दिशा दिखाने जा रहा है। खैर, अंता में अब क्या होगा, सब अपना काम करके फ्री हो चुके हैं। अंता अब इंतज़ार कर रहा है वोटिंग का, और मेरे साथ में मेरे 2 मित्र मौजूद हैं। एक तो अंता गए थे और एक यहाँ पे राजनीतिक पकड़ रखते हैं मतीश पारीक से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे देखें इस पूरे चुनाव प्रचार को। हो सकता है मेरा चश्मा एक ही तरफ देख पा रहा हो, पर इनसे भी जानते हैं कि इनका चश्मा क्या देख रहा है। मतीश जी, कैसे देखे अंता? 4 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों की तो गिनती नहीं, सांसद, इतना बड़ा उपचुनाव हो गया। अब देखिए, जैसे आपने बोला कि जो अंता विधानसभा चुनाव है वो केवल अंता विधान उपचुनाव नहीं है, वो बड़े बड़े नेताओं की साख पर टिका है, जो कि अंता की गली मोहल्लों नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को परिवर्तित करने वाला है। क्योंकि एक सत्ता पक्ष जो है वो चाहता है कि हमारे काम को मोहर लगे, लेकिन वहीं विपक्ष इस बात को लेकर ये कर रहा है कि मतलब जो सरकार ने अभी कुछ काम किए ही नहीं। सरकार मंत्रियों के भरोसे भी नहीं चल रही, अधिकारियों के भरोसे चल रही है। वहीं अगर हम ये बात करें कि 4 मुख्यमंत्री वहाँ लगे हुए हैं, उनकी साख दांव पर है, तो बीजेपी जो है, बीजेपी का अभी जो मतलब नैरेटिव सेट हुआ है, जनता में सेट हुआ है कि वहाँ कुछ काम नहीं हो रहे। वहीं नरेश मीणा जो है वो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने में लगे। वहीं एक प्रमोद जैन भाया जो कैंडिडेट है कांग्रेस के लिए, उनके लिए जनता में एक मैसेज ये छोड़ा गया है कि उन्होंने वो घोटालेबाज है, वॉटेवर जो भी उन्होंने बोला उसको। तो लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि चुनाव कोई भी जीते, लेकिन ये जो चुनाव है पूरे प्रदेश की राजनीति को में मतलब बदलाव लाएगा, परिवर्तन लाएगा, और आगे आने वाली जो जैसे हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल फेरबदल की और उस तरीके के, वहाँ भी ये प्रभावित करेगा। देखिए, एक बड़ी बात हुई है यहाँ पे, जो हम हमेशा से कह रहे हैं कि ये चुनाव आने वाले चुनावों में बड़ा फ़र्क लेके आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रमोद जैन भाया कांग्रेस ने सबसे पहले टिकट दिया, लंबा समय मिला प्रचार करने का। प्रमोद जैन भाया जितना लंबा समय प्रचार का मिला, प्रमोद जैन भाया उतना ही ज़्यादा चुनाव में घिरे। अशोक गहलोत से बात हुई इसी विषय पे, तो अशोक गहलोत ने क्या कहा ये भी आप जरा सुन लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा कि वो तो बेचारा अस्पताल चला रहा है, उसकी बीवी वहाँ अस्पताल चला रही है, वो तो धार्मिक कामों में लगा हुआ है। और अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि प्रमोद जैन भाया उस समय से मुफ्त दवा वितरण कर रहा है जब राजस्थान की सरकार ने भी शुरू नहीं किया था। तो एक बार वो वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद में हम और आप इस चर्चा को आगे लेके जाएंगे। अशोक गहलोत क्या सोचते हैं अपने उम्मीदवार के लिए, यह आपने सुन लिया। पायलट का क्या बयान था वो भी आप तक पहुंच चुका।
इस चुनाव में एक बड़ी भूमिका के अंदर नजर आया है नरेश मीणा। नरेश मीणा जिसको लेकर समरावता देवली उनियारा में जब उपचुनाव हुआ था मतीश भाई, तब कहा गया था कांग्रेस के द्वारा 1500 वोट का मामला है, 60,000 ले आया। इस चुनाव की शुरुआत में भी ये कहा गया कि 15-20 हज़ार वोटों का मामला है, पर शायद उसका प्रचार करने गए हनुमान बेनीवाल, संजय सिंह, उत्तर प्रदेश से आए वो समाजवादी पार्टी के नेता, शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि नरेश मीणा इतना बड़ा रूप इस जगह पे और राजस्थान की राजनीति में ले चुका है और बना चुका है। जी, अगर हम बात करें नरेश मीणा की, नरेश मीणा इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अभी राजनीतिक पंडित बहुत कुछ बोल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने जो चर्चाएं की, हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें आई है, हमारे कुछ लोग वहाँ गए भी हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं, तो उस हिसाब से करीबन हम मानते हैं कि वो वहाँ 40,000 वोट करीब से लेकर जाएंगे। 40,000 वोट आपके हिसाब से? जी, अब 40,000 अगर वोट वो ले जाते हैं तो जीत में बदलना उनको बहुत भारी काम नहीं है। अभी जिस तरीके का परिप्रेक्ष्य वहाँ चल रहा है, तो मीणा समुदाय के 35,000 के आसपास वोट है। अगर मीणा समुदाय 35,000 है तो कम से कम मान लीजिए अगर 70,000 अगर वो वोट ले जाते हैं तो करिए अपन कह नहीं सकते कि वो जीत भी सकते हैं। ये तो मेरी, जब मैं अंता गया था तो मेरी चर्चा हुई थी वहाँ लोगों से, लोगों ने कहा था 75 से 80 हज़ार पे जीत हार हो जाएगी। 3 उम्मीदवार हैं, तीनों भारी हैं, 75-80 हज़ार से ऊपर का मामला नहीं रहेगा किसी का भी जिस पे आ गए। अगर नरेश मीणा 75,000 वोटों की तरफ आगे बढ़ रहा है और बढ़ चुका है तो कहीं ना कहीं अंता इतिहास रचने की दिशा में आगे जा रहा है। इतने दिग्गजों के बावजूद एक नया लड़का, कोई साथ नहीं है, कोई समर्थक नहीं है। लेकिन हम जब भाजपा की बात करते हैं, आपने कहा कि 4 मुख्यमंत्री लग तो रहे हैं, लेकिन वो 4 जो मुख्यमंत्री हैं उनके भी विचार एक नहीं है। 4 मुख्यमंत्री तो 2 तो आपके ही हैं, 2 एक अशोक गहलोत है और एक शिवराज सिंह चौहान। हाँ, तो उनके विचार एक नहीं है। वो जिस कैंडिडेट को चाहते थे उसको टिकट नहीं मिला, किसी ने अपने कैंडिडेट को टिकट मिलाया तो दूसरा मुख्यमंत्री उसका अपोज कर रहा है, तो वो जो चीज़ें हैं वो धरातल पर उतरेगी। जो उनकी नाराज़गी है या उनका जो मतलब वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसक के नरेश मीणा की तरफ जाएगा। तो अपन ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस को इसका नुकसान है, बीजेपी को भी इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहीं, पर क्या नाराजगी अभी भी चलेगी? अब तो मंच पे साथ हो लिए, गाड़ी में साथ खड़े हो लिए, मांगे मालनी, सीएम 2 बार जाके आ गए अंता। अब तो मैडम ने जितनी भी, वसुंधरा जी ने जितनी चीज़ें गिनाई, मुख्यमंत्री ने नोट कर ली, मुख्यमंत्री उनको पूरा करने का वादा करके आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जा चुके, सारी बातें मानी जा रही हैं कि अभी भी नाराजगी है। बात वसुंधरा राजे की मानिए, जनता के बीच में अभी कोई ऐसा मैसेज नहीं गया है। जनता के बीच में जो नाराज़गी है वो साफ जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से अभी वसुंधरा राजे जिस उसमें बैठी हैं, अभी भी वो कोप भवन में ही है, वो मतलब बाहर नहीं निकली है। अब चाहे से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, मदन राठौड़ जी हो, बीजेपी के अन्य नेता हो, उनकी अपनी अपनी जगह जब बात ठीक है, वो जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जनता ने मतलब जो निगाहें हैं जो वसुंधरा राजे की, वो अभी तक फिरी नहीं है। कि मतलब फिरने से मतलब कि उन्होंने अभी तक किसी को संकेत नहीं दिए हैं कि आपको करना क्या है। उधर जो ओम बिरला हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा कद रखते हैं, उधर वो भी कहीं ना कहीं लेकर जो ये जो टिकट डिक्लेयर हुआ है इसको लेकर उनमें नाराज़गी है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो मतीश जी, कि हम अंता गए थे, हमने अंता में 3-4 दिन काम किया। 2 बड़े नेताओं की छवि को सबसे ज़्यादा डेंट किया है इस अंता के उपचुनाव में, एक तो वसुंधरा राजे और दूसरा ओम बिरला। ओम बिरला को लेके नरेश हमेशा हमलावर रहा और वसुंधरा राजे को लेके हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा हमलावर रहे। इन 2 बड़े नेताओं को डेंट करने का काम किया गया है। आपको क्या लगता है, ये किसी साजिश षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है? ये कोई सुनियोजित प्लानिंग है जिसके अंदर ये 2 नेताओं को डेंट करने का प्रयास किया जाता है? क्योंकि हाड़ौती के ये 2 बहुत बड़े नाम हैं। जी, अब ये तो हम कह नहीं सकते कि कोई इनके पीछे कोई ताकतें काम कर रही है या कोई रणनीति ऐसी है कि इनको डेंट किया जाए, लेकिन जो धरातल पर दिख रहा है हम लोग उसकी बात कर सकते हैं कि ये बात तो सही है। कहीं ना कहीं इस चुनाव में ये जो चुनाव है वसुंधरा राजे और ओम बिरला की साख का सवाल बन गया है, क्योंकि वसुंधरा कहते हैं कि जो मतलब सुनाई में आया कि मोरपाल सुमन का टिकट वसुंधरा का है और जो प्रभुलाल सैनी को ओम बिरला टिकट दिलवाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में भी अदावत चल रही है, तो उसका जो मतलब उनकी हानि है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने को मिलेगी। देखिए, सरकार और संगठन अंता के अंदर जो स्थिति रही, अंता के अंदर संगठन जो है वो उतना एक्टिव नज़र नहीं आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
पूरी तरीके से इस चुनाव में एक्टिव नजर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी मुख्यमंत्री का दो बार रोड शो करने के लिए जाना, और वो भी एक छोटी सी विधानसभा में, वहां जाके लोगों से मिलना, एक एक मुद्दा एंटरटेन करना, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संजीदगी दिखाता है अंता के उपचुनाव के प्रति। लेकिन संगठन की उदासीनता जो है उसको भी नकारा नहीं जा सकता। टिकट देने के बाद नामांकन करवाने के लिए संगठन का कोई बड़ा पद अधिकारी नहीं पहुंचा, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। अंता के अंदर मदन राठौड़ पीसी करने गए, वहां मोरपाल सुमन का प्रचार करने नहीं गए, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। और कल रोड शो में गए हैं तो साथ में मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे दोनों मौजूद थी। संगठन की उदासीनता क्यों रही इस चुनाव में, ये एक बड़ा सवाल है। और कृष्ण कुमार जानू जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कांग्रेस और बीजेपी दोनों की उदासीनता ने नरेश मीणा का कद अंता में बड़ा कर दिया है। हमारे साथ मनोज शर्मा जी भी हैं, ये कुछ फेसबुक पे खेल रहे हैं, इनसे भी जानने का प्रयास कर। ये खुद वहाँ अंता गए थे, हमारे साथ मौजूद थे। मनोज, कैसे देख रहे हो इस अंता के चुनाव को? एक तरफ कहा जा रहा है कि संगठन भारतीय जनता पार्टी की उदासीनता, और दूसरी तरफ सत्ता, सरकार पूरी तरीके से एक्टिव नजर आई। भजनलाल जी दो बार पहुंच गए। आप किस तरीके से देख रहे हो अंता किस दिशा में जा रहा है? प्रचार अब थम चुका। देखिए, कारण एक, अगर सबसे बड़ी बात देखी, जैसा आपने कहा कि अंता विधानसभा सीट जो है बहुत छोटी सी सीट है, और 24 घंटे में 2 बार मुख्यमंत्री का रोड शो अपने आप में बयां करता है कि शायद जनता उनको या तो नकार चुकी है, या उन्हें इस बात का पता पड़ चुका है कि शायद नरेश मीणा या प्रमोद जैन भाया इनको अच्छी टक्कर दे रहे हैं। और जिस प्रकार से वसुंधरा राजे सिंधिया, आपके मदन राठौड़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने जाके 2 दिन तक लगातार रोड शो किए, एक मंगरोल में किया और एक अंता की शहर में किया, उससे तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पार्टी की जो अंदर की जो रिपोर्ट है, जो जिसको हम लोग कहते हैं एक सर्वे, भीतर खाना सर्वे, वो शायद कुछ ना कुछ बयां कर रहा है। क्योंकि मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार ने जो 2 साल के अंदर में जो 20 महीने के करीब काम हो चुके हैं, और इन 2 सालों के अंदर में इन्होंने जितना काम किया उसको लेके जनता के बीच में गई भी है, लेकिन जनता उसे कितना स्वीकार करती है ये तो 11 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि बोर्ड किस ओर बैठेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला परिणाम जो है वो 14 तारीख को आएगा, जो 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि जो नरेश मीणा है, जो दमखम की राजनीति कर रहा है। क्योंकि नरेश मीणा के साथ एक सबसे बड़ा जो बैकड्रॉप है वो ये है, क्योंकि उनका कार्यकर्ताओं के प्रति जो व्यवहार है वो थोड़ा रूढ़ी है। क्योंकि कभी कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने गाली गलौज करी, कभी मुंह में माइक ठूसा, कभी उनके साथ बदतमीजी करी। उसके बावजूद भी भीड़ तो कम नहीं हुई उसकी। देखिए, भीड़ चाहे आप 5 लाख जमा कर लीजिए, लेकिन वो वोटों में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं वो एक बहुत अहम होगा। आपके हिसाब से अंता 1, 2, 3 कौन नजर आ रहा है? फिलहाल 1, 2, 3 में अगर देखा जाए तो मैं प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा की टक्कर बताऊंगा। और भाजपा 3 पे नजर आ रही है? हाँ, मुझे भाजपा 3 नंबर पे नजर आ रही है। आपको भाजपा 3 पे नजर आ रही है। मनोज शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मतीश, 1, 2, 3 कौन नजर आ रहा है? देखो, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि जो अभी सबसे बड़ा जो फेल्यूर अगर बीजेपी का आप मान के चले, सत्ता और संगठन दोनों में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है। समन्वय नहीं नजर आया है, कहाँ नहीं आ रहा। पूरी सरकार जो है, जहाँ पहले प्रदेश अध्यक्ष पूरी सरकार को चलाया करते थे, आज वो प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल अलग थलग से पड़े हैं, उनकी सरकार में कोई पूछ नहीं है। अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो मैं नरेश मीणा और मोरपाल सुमन की बहुत मतलब क्लोज फाइट नज़र आ रही है। प्रमोद जैन भाया बहुत पिछड़ गए हैं, क्योंकि नरेश मीणा ने नो डाउट उनको बहुत डैमेज किया है। और नरेश मीणा की वो कुछ भी रहा हो, जो जैसा भी व्यक्ति है, लेकिन समाज में एक तो उसकी जो ठीक पकड़। इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें कारण क्या है, क्योंकि मैं मतीश जी की बात से कहीं पे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं, उन्होंने अपने आकलन के हिसाब से कहा है, लेकिन क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में, क्योंकि आप भी गए और मैं भी गया हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार के अंदर में जानवर होना, गाय भैंस होना है। और क्योंकि वहाँ पे जो जिस प्रकार से अपने पत्रकार साथियों ने और अब हमने भी देखा कि वहाँ पे जिस प्रकार से जानवरों का जो वेटनरी हॉस्पिटल खोला हुआ है, वो एक बहुत अहम है। तो हारने के बाद बंद थोड़ी कर देंगे? नहीं, मैं, आप मेरी बात सुनिए, मैं हारने की बात नहीं कर रहा। जो उन्होंने बताया उसका जवाब दे रहा हूँ मैं, कि उन्होंने कहा कि नरेश मीणा और उसमें क्या नाम, मोरपाल सुमन में टक्कर है।
लेकिन मैं उस बात को कतई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ जनबल और धनबल का दोनों का है कि जनता, क्योंकि आप ये देखिए नरेश मीणा के पास में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आए, हनुमान बेनीवाल गए, अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से आए, इन तीनों ने प्रचार किया, आम आदमी पार्टी वहाँ लगी। लेकिन ये अपने वोट, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी के 1100 वोट थे, तो 1100 के 1500 मान लीजिए इस बार। लेकिन यहाँ पे जो प्रमोद जैन भाई आए 2 बार के मंत्री भी रह चुके हैं, और क्योंकि मुस्लिम, सैनी और आपके क्या नाम है धाकड़ समाज ये निर्णय करेंगे कि किसकी तरफ जाएंगे। तो आपके हिसाब से टक्कर जो है वो प्रमोद जैन भाई और नरेश की? हाँ बिल्कुल, प्रमोद जैन भाई और ये, क्योंकि नरेश की। आपके हिसाब से सुमन तीसरे नंबर पे? हाँ बिल्कुल तीसरे नंबर पे। और आपके हिसाब से साहब टक्कर जो है वो बड़ी स्पष्ट है प्रमोद जैन भाई और नरेश के बीच में। देखिए साहब, ये चुनाव जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन एक निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा, जब इसने फार्म भी नहीं भरा था, तो इस आदमी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से ये पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किसके टिकट पर लड़ना चाहिए, मुझे क्या टिकट मांगना चाहिए, मुझे क्या किसी का हाथ पकड़ना चाहिए, क्या मुझे साथ किसी के लग जाना चाहिए। लोगों ने जो भी प्रतिक्रिया दी होगी, लेकिन इसने तय किया कि मैं निर्दलीय ये चुनाव लड़ूंगा। प्रचार करने के लिए 8 तारीख को हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे हेलीकॉप्टर लेके, साथ में संजय सिंह भी मौजूद रहे, समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान भी मौजूद रहे, और भी कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। पर ये सब 8 तारीख को जब पहुंचे हैं नरेश मीणा के पास, जब तक नरेश मीणा अपने लिए वहां जमीन तैयार कर चुका था। 2 बड़े दिग्गजों के आगे चुनाव लड़ना, सीधा सीधा सरकार जहां चुनाव लड़ रही है, मोरपाल सुमन सरकारी प्रतिनिधित्व है, वहीं दूसरी तरफ प्रमोद जैन भाया, जो कहा जाता है अशोक गहलोत के निजी मित्र हैं। प्रमोद जैन भाया इकलौते नेता हैं कांग्रेस में जो 5 टिकटें खुद बांटते हैं, तय करते हैं कि किसको मिलेगी। एक बड़ा नाम है प्रमोद जैन भाया का, जहां पे वसुंधरा राजे मौजूद हो, ओम बिरला मौजूद हो, जहां पे इतना बड़ा तंत्र मौजूद हो, वहां अगर नरेश मीणा, इनके हिसाब से प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा, और इनके हिसाब से मोरपाल सुमन और नरेश मीणा की टक्कर है, तो कहीं ना कहीं ये नरेश मीणा की सरकार बनाम निर्दलीय कह लीजिए, आप कांग्रेस बनाम निर्दलीय कह लीजिए, पर कहीं ना कहीं वो निर्दलीय टक्कर में खड़ा है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये वही नरेश मीणा है जिसको 6 महीने पहले कहा गया था कांग्रेस के नेताओं के द्वारा 1000-1500 पे दुकान सिमट जाएगी। 2028 की राजनीति में 8 तारीख को जो मंच पे दिखाई दिया है, वहां से एक बड़ा संकेत निकल रहा है। खैर, उस पे हम चर्चा करते रहेंगे। बहरहाल अंता में शांति हो गई है। अब अंता की जनता किस नाम पर मोहर लगाएगी ये देखना होगा, और हमें ऐसा लगता है कि जो मार्जिन है विक्ट्री का वो इस बार बहुत कम होगा। बहुत कम, कि बड़ा मार्जिन है, बहुत कम रहने वाला है। इस कम मार्जिन में कौन बाजी मारेगा ये देखना होगा। पर राजस्थान की राजनीति के इस अंता उपचुनाव ने राजस्थान को नरेश मीणा दे दिया है, ये बात तय है। जुड़े रहिए, और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे इस चुनाव की। मेरे दोनों साथियों का धन्यवाद। अमर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद साहब, आपने अपने कमेंट्स बेदागी के साथ रखे, और मनोज जी से माफ़ी, क्योंकि भाई आपकी राय से ये सहमत नहीं हो पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। सबका सोचने का और सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, क्योंकि जो आदमी जहाँ पर जाके आया है तो मुझे लगता है उसको भली बूती समझ सकता है, उस परिवेश को समझ सकता है, और एक जयपुर में बैठ के हम आकलन करना, एक वो दोनों में अंतर हो सकता है। उसके 2023 के चुनाव देखे, उसमें बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। राजेंद्र राठौड़ इतना बड़ा दिग्गज आदमी थे जो 8000 वोटों से हार गए। तो आप धनबल बुजबल की बात जो आप कर रहे हो वो शायद यहाँ नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें हम 24 की भी बात करें, 24 में लोकसभा में किसको उम्मीद थी? शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को उम्मीद नहीं होगी कि राजस्थान 8 सीटें फ्री कर देगा। जी, मैं वही ना, और बड़े बड़े लीडर हारे हैं, तो इसलिए अब हम लोग, ये बात तो बेईमानी हो गई है कि हम लोग धनबल या जनबल की या भुजबल की बात करें। ये सब बेईमानी है।
नरेश मीणा ये बात तो सही है कि वहाँ पे पकड़ बना चुका है, और ये बात भी सही है, आप इसको माने ना माने, सरकार के खिलाफ जो बिल्कुल नेगेटिविटी अभी जनता में बहुत अच्छी तरीके से नीचे तक गई हुई है। एक फैक्टर ये भी है कि कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए पहले छबड़ा से लड़ा, उसके बाद में देवली उनाया से नरेश मीणा लड़ा, तो वहाँ के लोगों में कुछ लोगों का जवाब तो वो दे चुका, वो कह चुका कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, पूरे राजस्थान से लड़ूंगा। नहीं, वो तो राजस्थान के, हमारा लोकतंत्र इतना खूबसूरत है कि कहीं से लड़ सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि आम जनता कहाँ से लेके आओगे वोट देने वाली, अगर आप हर 3 महीने में या हर 6 महीने में या हर 6 साल में। तो आप नरेश को बदल रहे हो क्या, नंबर बदल रहे हो? नरेश तो है लड़ाई में, हाँ लड़ाई में है, लेकिन लोगों का वहाँ पे ये कहना है कि भैया अगर आप छबड़ा से लड़े, आप देवली उनियाल से लड़े, अब आप वापस अंता में आ गए, तो भरोसा कैसे करे जनता आप पर? वो जनता को तय करना होगा। जनता पे भरोसा नहीं है। अभी वसुंधरा राजे और जो सीएम ने रोड शो किया और एक नरेश मीणा ने रोड शो किया, आप उनकी जो भीड़ थी उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं है साहब, भीड़ जो थी वो कलेजा चाहिए आपकी सभा को ड्रोन फुटेज कराने के लिए। ड्रोन फुटेज जो है वो बता देता है कि स्थिति क्या है। एक चीज और निकली है इस अंता उपचुनाव के अंदर कि वसुंधरा राजे ने माना है अंता में बहुत सी कमियां हैं काम को लेकर। हम गए थे, हमने भी देखा था कच्चे मकान हैं, बहुत लगभग 70% कच्चे मकान है। वसुंधरा राजे ने भी माना है कि कमियां हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए। और पत्रकार होने के नाते हमें भी लगता है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, सिर्फ 5 साल में एक बार वोट के लिए उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। उससे किए हुए वादे सरकारों को पूरे करने चाहिए। हम आज 2025 में बैठे हैं, 77 साल से ज़्यादा हमारी आज़ादी को हो चुके हैं। बस स्टैंड अगर नहीं है तो एक बड़ा सवालिया निशान उन लोगों पे है जिन्होंने आज तक वहाँ राज किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।